चलें ठीक है सर जी। स्टार्ट से कर लें प्लीज। अच्छा, चलिए जी, बात हम कर रहे हैं ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की। टॉपिक है हमारा बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मीन के कोई ड्रग जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि उसमें से ड्रग रिलीज होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ठीक है। और अगर पहुंचती है तो कितनी पहुंचती है। जिस ड्रग की परफॉर्मेंस अच्छी है इसका मतलब है कि उसमें से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है, ठीक। तो बेसिकली ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज द रिलीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट लीडिंग टू द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। ये ड्रग एक फार्मूलेशन में से रिलीज होके और वो एब्जॉर्ब होती है या नहीं होती। जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक। तो इसलिए फिर दी असेसमेंट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट सिंस द बायोअवेलेबिलिटी इज रिलेटेड बोथ टू द फार्माकोडायनामिक रिस्पांस एंड टू एडवर्स इफेक्ट्स। बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर ही ड्रग की फार्माको डायनामिक्स है या उसका जो थेरापेटिक रिस्पांस है या उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए असेसमेंट इसकी किसी भी ड्रग की प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम इन विट्रो तो स्टडीज़ कर लेते हैं उसकी इंडस्ट्री के अंदर कि ठीक है उसकी जो डिसोल्यूशन कैसी है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर जो ऐसे करते हैं उसके अंदर के कितनी ड्रग हमने अगर 50 मिलीग्राम की टैबलेट बनाई है तो वो 50 मिलीग्राम ही है। फिर वो डिसोल्यूट सही हो रही है, उसका जो हार्डनेस टेस्ट करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं, जितने भी टेस्ट करते हैं सारे वो तो हम करते हैं इन विट्रो। लेकिन क्या उस फॉर्मूलेशन में से ड्रग रिलीज होके एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसकी असेसमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। वो असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। असेसमेंट करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी ही डिसाइड करेगी कि इसकी टॉक्सिसिटी कैसी है या इसकी जो रिस्पॉन्स कैसा है, ड्रग का थेरेपेटिक आउटकम कैसा है इसका। So the drug product performance studies are used in the development of new and generic drug product. न्यू ड्रग प्रोडक्ट मीन के जब कोई न्यू ड्रग एप्लीकेशन आती है उसके लिए भी ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जरूरी है। ऐसे नहीं है कि एक इंडस्ट्री ने टैबलेट बनाई है और उसको एज इट इज जो है वो एफडीए ने अप्रूव कर दिया कि जी ठीक है। जब तक कि उसकी परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी स्टडी नहीं होगी। अगर एक ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में है और उसका एक और ब्रांड आता है दूसरा मार्केट में, तो उसकी भी परफॉर्मेंस चेक करना ज़रूरी है जिसको हम बायो इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस दोनों को डिस्कस करेंगे हम इसमें। रिवीजन है थोड़ी सी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि जी द रेट एंड एक्सटेंट एट विच ड्रग रीचेज टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन और टू द साइट ऑफ एक्शन फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म। रेट एंड एक्सटेंट का क्या मतलब है कि कितनी देर में बायो अवेलेबल होती है, वो कितना टाइम लेती है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रीचिंग टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड फॉर रीचिंग टू द मिनिमम थेरापेटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। एक ये चीज है, ये है उसका रेट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। फिर उसकी एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की उसकी सीमैक्स कितनी है या उसका जो एयूसी कितना है, ठीक है। एयूसी उस ड्रग का जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उतनी ही ज्यादा वो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है। और इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं दो ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी को तो उसमें हम एयूसी को ही कंपेयर करते हैं। So it provides the estimation for the fraction of drug absorbed from the formulation के हमने जो एक फॉर्मुलेशन में अगर 100 मिलीग्राम ड्रग है तो उसमें से कितने परसेंट एब्जॉर्ब होके तो सर्कुलेशन में चलेगी, ठीक है। तो किस रूट से ड्रग अगर हम देंगे तो वो 100% एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच अ ड्रग रीचेस टू द सिस्टेमिक आईवी सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर आईवी आईवी। से, हाँ आईवी से अगर देंगे तो क्योंकि हम डायरेक्टली वो ड्रग लगा ही ब्लड सर्कुलेशन में रहे हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% है, ठीक है। तो अगर हम किसी डोजेज फॉर्म दूसरी में दे रहे हैं तो फिर वो बायोअवेलेबिलिटी स्टडी हमें बताती है कि कितना फ्रैक्शन इसका जो है, जितनी हमने डोज दी थी उसका कितने परसेंट ड्रग जो है वो सर्कुलेशन में गया है और कितने परसेंट नहीं गया, फार्मूलेशन के अंदर रह गया या वो जीआईटी में से एज इट इज जो है वो पास आउट हो गया है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर वन फार्मूलेशन फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स मीन के ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं कि ड्रग किस तरह की है, ड्रग की ये हम सारा कुछ जो क्या था रूल ऑफ 5 आपको याद होगा, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं
कि उस ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज है। जिस ड्रग की लॉग पी ज्यादा होगी उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर 10 से 5 से कम है, या हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर 10 से ज्यादा कम है, तो उस तरह की ड्रग जो है वो बायो अवेलेबल जल्दी हो, ठीक है। इसी तरह फिर जो BCS क्लासिफिकेशन हमने की हुई है कि जो ड्रग जल्दी डिजॉल्व हो जाती है और जल्दी परमिएबिलिटी होगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो नंबर 1 फार्मूलेशन फैक्टर, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज है। दूसरा नंबर पे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, कि मे बी एक ड्रग हमने एक पेशेंट को दी है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी और तरह की है, दूसरे पेशेंट को दी है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है या पहले से ज्यादा है। पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी कर सकता है, ठीक है ना। जिसको हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है, कि एक ही डोज के ऊपर डिफरेंट काइनेटिक्स है, या डोज चेंज करने से काइनेटिक्स की चेंज होती है। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। डिजीज कंडीशन आ सकती है पेशेंट की, जो है वो उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो भी बड़ा रोल प्ले करता है अपना, ठीक है। तो पेशेंट में भी चेंजेस की वजह से बायोअवेलेबिलिटी में चेंज आ सकता है। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट से हमने ड्रग दी है। अगर इंट्रावेनस है तो 100% है, ओरल रूट दी है तो वो फिर डिपेंड करता है फार्मूलेशन किस तरह की थी, क्या वो फार्मूलेशन ऐसी थी कि जो ओरली हम दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर हम वैनकोमाइसिन ओरल दे देंगे तो वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसका मॉलिक्यूलर वेट ही बहुत ज़्यादा है। या कोई ऐसी ड्रग है जो कि जाके एसिड स्टेबल ही नहीं है, ओरल रूट से आप देते हैं तो वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस तरह ये पेनिसिलिन जी है, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है which decides the bioavailability of the drug, ठीक है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं which can affect the bioavailability of drugs। अब बायोअवेलेबिलिटी की टाइप्स ये पहले पढ़ी हुई है हमने, तो ये थोड़ा सा रिवीजन ही है इसकी। 2 मेजर टाइप्स है, नंबर 1 एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को थोड़ा सा ये आपके पास एक नोट्स की फॉर्म में भी आ जाएगा। एफ, कैपिटल एफ जो है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा जब भी काइनेटिक्स में कैपिटल एफ आएगा इसका मतलब यही है कि बायोअवेलेबिलिटी है, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी है। सिर्फ बायोअवेलेबिलिटी नहीं, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी मीन कि व्हेन द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ओरली इज डिटरमिन्ड बाय इट्स कंपैरिजन टू आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कि एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी है, दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है। नॉर्मली ओरल के साथ ही कंपैरिजन होता है, या अगर हम कोई और भी रूट है, कोई ट्रांसडर्मल कोई पैच है, या कोई और जो है इंट्रामस्कुलर रूट है, सबकुटेनियस रूट है, तो हर किसी भी रूट के साथ अगर हम आईवी रूट को कंपेयर करेंगे तो वो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। So it is determined to characterize the drug's inherent absorption properties from extravascular route, कि वो ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि वो जो कितने परसेंट ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम एक्स्ट्रावास्कुलर रूट। अगर हमारे पास इंट्रावेनस रूट का डाटा होगा, उसका AUC होगा, तो उसको हम एक्स्ट्रावास्कुलर रूट से कंपेयर करेंगे तो वो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी आएगी। ये इक्वेशन आपको देखी हुई है आपने, कि AUC ऑफ ओरल रूट डिवाइडेड बाय AUC ऑफ इंट्रावेनस, और फिर उसको डोज ऑफ IV डिवाइडेड बाय डोज ऑफ ओरल रूट। अगर डोज सेम दी है तो उसमें डोज को फिर कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कि अगर सपोज 100 मिलीग्राम ओरल दी है और 100 मिलीग्राम ही IV दी है तो उसमें डोज को फिर कैलकुलेशन में, क्योंकि दोनों वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली यही होता है कि ओरल डोज और होती है, इंट्रावेनस डोज और होती है, तो फिर उसमें भी डोज भी मेंशन करनी है कि जी जो IV रूट से AUC आया है वो कितनी डोज दे के आया है, और जो ओरल रूट से AUC आया है वो कितनी डोज दे के आया है, और फिर उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये फ्रैक्शन है, क्योंकि तो फ्रैक्शन 1 से ये ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 100% बायोअवेलेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आपने नीचे ली हुई है इसकी IV रूट से। IV रूट से ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर 100 मिलीग्राम आपने ड्रग IV रूट से दी है और वो सारी की सारी आपने इंट्रावेनस ब्लड स्ट्रीम में डाल दी है, तो इसका मतलब है कि उससे ज्यादा तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी हो ही नहीं सकती किसी भी और रूट से। तो ये एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। या फिर अगर आपने इसको परसेंटेज में करना है तो फिर वो आप इसी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो है वो फिर ये जो रेंज आ जाएगी इसकी लेस देन 100% होती है हमेशा। 100%
हो जाए तो बड़ी बात होती है, किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी नॉर्मली जो है वो 100% से कम ही होती है, ठीक है जी। उसके बाद फिर रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या है, इसको हम फ्रैक्शन से मेंशन करते हैं कि आपस में रिलेटिव क्या है, यानी व्हेन द सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, अभी तक लोग आ रहे हैं, व्हेन द सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ one drug product is compared with the other formulation is called as relative bioavailability। आपने एक टैबलेट ली है और उसको आपने एक कैप्सूल के साथ कंपेयर किया है, ठीक है, ये एक रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी है। 500 मिलीग्राम की आपने टैबलेट ली, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल लिया, दोनों का AUC ले लिया और उसको आपने कंपेयर कर लिया कि किसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है या दोनों की आपस में रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी कितनी है एक दूसरे के साथ। इट इज डिटरमिन्ड टू कंपेयर द relative absorption properties of different formulations। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि बायो इक्विवेलेंस जो है वो भी एक बायो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी की ही टाइप है, ठीक, क्योंकि बायो इक्विवेलेंस में भी हम क्या करते हैं कि दो फार्मूलेशन को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, या दो ड्रग प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, सेम रूट से दी हमने, दोनों ही ओरल रूट से दी हैं, दोनों की डोज भी सेम है, दोनों की फार्मूलेशन भी सेम है, दोनों के अंदर जो है वो क्वांटिटी ऑफ ड्रग भी सेम है, तो उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो वो फिर एक बायो, अगर वो दो डिफरेंट ब्रांड्स को हमने कंपेयर किया तो वो फिर बायो इक्विवेलेंस होगी। अगर हमने एक ही ड्रग के एक ही कंपनी के एक टैबलेट को कंपेयर कर लिया और दूसरी उसकी कैप्सूल है, या एक टैबलेट को आपने उसकी ओरल सस्पेंशन से कंपेयर कर लिया या सोल्यूशन से कंपेयर किया या सिरप से, जो भी दो सर डिफरेंट जी सर ये माइक्स बंद कर दें आपको। जी वो मैंने कर दिए बंद, ठीक है, ये थैंक यू। शोर आ रहा है कुछ। अच्छा जी, तो बायोअवेलेबिलिटी इज a specialized for relative bioequivalence is specialized form of the relative bioavailability की इक्वेशन भी बिल्कुल उसी तरह की है। AUC ऑफ ड्रग ए या AUC ऑफ जो भी प्रोडक्ट ए, AUC ऑफ प्रोडक्ट बी, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन 100% हो सकती है, ठीक। ये मे बी के एक ड्रग है, कोई प्रोडक्ट ए है, उसकी एब्जॉर्प्शन सपोज उसका AUC है, जिसको आपने एज ए स्टैंडर्ड लिया हुआ है, उसका AUC आता है आपके पास 50 मिलीग्राम आवर्स पर लीटर, और जो ड्रग बी जिसको आपने उसके साथ कंपेयर करना है उसका 60 मिलीग्राम पर लीटर आ जाता है, तो मिलीग्राम आवर्स पर लीटर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि 100% से भी ज़्यादा हो सकती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, लेकिन एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उसमें जिस रूट से आप कंपेयर कर रहे हैं वो ऑलरेडी 100% रूट है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। अच्छा, के बाद अब ये वाला जो ग्राफ है ये बहुत कुछ बता रहा है आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही ग्राफ के अंदर। ये जो पैरामीटर्स आपको इसमें कितने नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको Cmax नज़र आ रहा है, इसमें आपको Tmax नज़र आ रहा है, ऑनसेट टाइम नज़र आ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, MEC है इसका, MTC है इसकी थेरेप्यूटिक विंडो है या थेरेप्यूटिक रेंज है इसकी, और AUC है, एरिया अंडर द कर्व है। ये सारे के सारे पैरामीटर जो हैं ये, इसमें से अब रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है और एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये सारे के सारे पैरामीटर्स ये नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स हैं। कंपार्टमेंटल और नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स में क्या क्या आता है, उसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्लियरेंस आती है ड्रग की, उसका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट आता है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें नहीं नज़र आ रही हैं आपको, ये सारे नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स हैं, जिसके अंदर उसका ऑनसेट टाइम है, उसका Tmax है, Cmax है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उसका AUC है, और ये वो पैरामीटर्स हैं जो डोज चेंज होने से चेंज होते हैं। जो कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स हैं वो डोज चेंज होने से चेंज नहीं होते। लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स अगर आपको याद हो कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में डोज चेंज करने से पीके पैरामीटर चेंज नहीं होते, जो चेंज नहीं होते वो क्लियरेंस चेंज नहीं होती, उसका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, और उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता। ये जो पैरामीटर नजर आ रहे हैं ये जब आप डोज चेंज करेंगे तो AUC चेंज होगा, उसका डोज चेंज करने से Cmax चेंज होगा, कम डोज पे कम AUC है, ज्यादा डोज पे ज्यादा AUC, ठीक है। उसका Tmax भी चेंज हो सकता है कि अगर आपने ज्यादा डोज दिया है तो उस ज्यादा ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो वो उसका Cmax भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 500 मिलीग्राम डोज दी
तो उसमें ये सी मैक्स इसका यहाँ पे है और इसका टी मैक्स ये सपोज 2 आवर्स। अगर आपने डोज इसके डबल किया तो वो सी मैक्स उसको यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा और उसको अचीव होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू द डोज चेंज होते रहते हैं। जो आपकी एक्सटर्नल एग्जामिनर आती है अगर वही आएगी तो वो ये ग्राफ में से बहुत कुछ पूछते हैं वो, ठीक है, कि सबसे पहले जी बायो अवेलेबिलिटी डिफाइन करें। आप कहते हैं जी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब इसमें से आप बताएं कि जी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सा है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में टी मैक्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिफाइन कर रहा है, ऑनसेट टाइम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर इसका सी मैक्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, AUC एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो सबसे बेस्ट पैरामीटर है फॉर एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज AUC, कि टोटल ड्रग का जो है वो लोड बॉडी के अंदर कितना है, एब्जॉर्ब होने से लेके एलिमिनेशन होने तक टोटल बॉडी के अंदर कितनी ड्रग गई है, ठीक है। बेशक वो साथ साथ एलिमिनेट भी हो रही है लेकिन AUC इसको डिफाइन करता है कि टोटल बॉडी के अंदर कितनी ड्रग आई है। इसीलिए हम इस पैरामीटर को कंपेयर करते हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू डिफरेंट ब्रांड्स और व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी करते हैं। अच्छा, एक दो छोटी छोटी टर्म्स हैं जो पहले आपने पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा इसका दोबारा जस्ट एक रिफ्रेश हो जाएंगी। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स, two drug products are deemed to be pharmaceutical equivalent if they have the same active ingredients, strength, same active ingredient मीन कि अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है तो वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही है, दोनों में अंदर दोनों के अंदर 500 मिलीग्राम सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही है, सेम स्ट्रेंथ होगी उसकी और कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है दो तो वो कंसंट्रेशन होगी उसकी कितने मिलीग्राम पर लीटर उसकी जो है वो या कितने mg पर ml उसकी स्ट्रेंथ है। फिर डोजेज फॉर्म के दोनों टैबलेट्स ही हैं, ये नहीं कि आप एक टैबलेट को कैप्सूल से कंपेयर कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट नहीं है। एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है। तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट बेसिकली ऑन पेपर या फिर इन विट्रो जो दो ड्रग प्रोडक्ट्स इक्विवेलेंट है उनको हम कहेंगे ये फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है। जिनकी आपने डिसोल्यूशन स्टडीज की और वो भी एक जैसी है तो वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है। बायो इक्विवेलेंट क्या होती हैं? सर इसमें जी एक्सिपिएंट्स भी आएंगे? एक्सिपिएंट्स चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि एक्सिपिएंट्स जो है वो कंपनी टू कंपनी चेंज होते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एक्सिपिएंट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एक्सिपिएंट्स या उनका जो जो फार्मूलेशन का मेथड है वो भी चेंज हो सकता है। किसी ने किसी तरीके से, किसी ने डायरेक्ट कंप्रेशन से किया है, किसी ने ग्रेनुलेशन मेथड से किया है, तो वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर सेम ड्रग है, सेम डोजेज फॉर्म है और सेम डोज है और सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चार चीजें अगर सेम है तो वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। सर आपने नोट्स में लिखवाया था कि अगर एक जो है वो यूएसपी मेथड से बना रहा है और एक बीपी से बना रहा है तो ये फार्मास्यूटिकल जो है वो इक्विवेलेंट हाँ, नहीं सेम है। कंपेंडियल मेथड भी सेम हो, बिल्कुल कंपेंडियल मेथड भी सेम, तो वो फिर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। बायो इक्विवेलेंट क्या होते हैं कि एब्सेंस ऑफ, ये मेरे ख्याल में याद ही होगी आपको डेफिनेशन, द एब्सेंस ऑफ a significant difference in the rate and extent to which active ingredient becomes available at the site of drug action, ठीक है। मीन के absence of significant difference between the bioavailability of two drugs, ठीक है, when administered at the same molar dose under similar conditions in an appropriately designed study। appropriately designed study का क्या मतलब है कि आपने उस स्टडी को प्रॉपरली डिजाइन किया, ये नहीं है कि आपने टैबलेट ए जो है वो किसी एक पेशेंट को दी है और टैबलेट बी जो है दूसरे पेशेंट को दी है, तो वो फिर उन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उन दोनों की आपस में फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होते हैं जिस वजह से बायो अवेलेबिलिटी चेंज हो सकती है, तो उसको स्टडी को डिजाइन करना पड़ता है। क्रॉस ओवर स्टडी होती है कि एक ही इंडिविजुअल को पहले आपने जो है वो एक फार्मूलेशन दी और उसी को आपने दूसरी फार्मूलेशन दी है, तो वो फिर उसको आप कंपेयर करेंगे तो तब वो जो ड्रग्स होंगी वो बायो इक्विवेलेंट होंगी। अब तीसरी टर्म एक आती है थेरापेटिक इक्विवेलेंट। थेरापेटिक इक्विवेलेंट क्या है? बेसिकली कि जो ड्रग फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट भी है और बायो इक्विवेलेंट भी है वो थेरापेटिक इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि हो सकता है कि एक ड्रग फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है कि उसके अंदर डोज सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, उसकी डोजेज फॉर्म सेम है, फार्मूलेशन उसका जो है मेथड सेम है, लेकिन वही ड्रग जब हमने दो डिफरेंट वही दो ड्रग्स जब हमने किसी ह्यूमन को दी तो एक की एब्जॉर्प्शन कम आई, एक की एब्जॉर्प्शन ज्यादा आई, या अगर दोनों की एब्जॉर्प्शन एक जितनी हुई है लेकिन एक की एब्जॉर्प्शन जल्दी हो गई, दूसरी की डिलेड हो गई,
तो फिर वो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट नहीं है, वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट तो है, लेकिन वो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट वो ड्रग्स होंगी कि जो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट भी हैं और बायो इक्विवेलेंट भी हैं, ठीक है। जब फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट और बायो इक्विवेलेंट दोनों मिल के जो है वो जिस ड्रग के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम कहेंगे कि ये थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट है। तो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट में फिर उसकी क्लिनिकल इफेक्ट्स और उसकी सेफ्टी प्रोफाइल्स भी आते हैं कि अगर दोनों ड्रग्स दे के उसकी एब्जॉर्प्शन सेम हुई तो उसका मतलब है कि उसकी जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन वो भी सेम होगा, और अगर कंसंट्रेशन सेम है तो फिर उन दोनों की थेराप्यूटिक आउटकम भी सेम होगा और उनकी टॉक्सिसिटी भी सेम होगी या उनका सेफ्टी प्रोफाइल एक जैसा ही होगा। तो सर ये लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज फार्मास्यूटिकल में और बायो में तो हमारे पास एक्टिव सेम ही होता है, थेराप्यूटिक में हमारे पास जरूरी नहीं है कि एक्टिव जो है वो सेम ही नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, जो एक्टिव सेम ही होता है तीसरे में, इसमें भी थेराप्यूटिक में भी। वो थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो कंफ्यूजन थी। जब एक आपका मतलब ये है कि एक ड्रग जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, दूसरी लीवोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, दोनों का सेम ही वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थेराप्यूटिक दोनों का इफेक्ट। सेम है, थेराप्यूटिक इफेक्ट दोनों का सेम है, लेकिन हो सकता है कि उनकी सेफ्टी प्रोफाइल ठीक सेम ना हो, ठीक है, उनकी काइनेटिक्स सेम ना हो आपस में, ठीक। या अगर एक दो डिफरेंट ग्रुप्स की ड्रग्स हैं, ठीक है, एक एनासिड है पेन किलर के लिए यूज करती हैं, दूसरी जो है वो आप यूज कर रहे हैं कोई ओपियाइड एनाल्जेसिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का थेराप्यूटिक आउटकम तो कह सकते हैं कि सेम हो सकता है, लेकिन दोनों की सेफ्टी प्रोफाइल सेम नहीं होगी, तो उनको हम थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट में हर चीज सेम होनी चाहिए उनकी, ऑन पेपर ड्रग सेम हो, इन विट्रो इन लैब ड्रग सेम हो, और इन लाइफ भी ड्रग सेम हो, एक तरह के ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको हम कहेंगे कि ये थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट है। हो सकता है कि ड्रग फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट हो लेकिन बायो इक्विवेलेंट ना हो, तो वो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट नहीं हो, ठीक। तो ये इन तीनों जो ये जो ड्रग्स है ये एक को इनकी डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स, बायो इक्विवेलेंट्स एंड थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट्स, इनमें क्या डिफरेंस, ठीक है। तो सर जी सर हमने तो वो पायरोक्सिकैम और नेप्रोक्सन वाली एग्जांपल नहीं इसमें पढ़ी थी कि जी बिल्कुल, दोनों अल्सर कॉज करती हैं, तो लेकिन फिर भी उनका सेफ्टी प्रोफाइल सेम नहीं होगा ना, एक की वजह से ज्यादा अल्सर हो सकता है, दूसरे की वजह से कम अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो सर एक की फिर जो अगर थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट अब ये हैं तो वो तो दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट ही चेंज हो जाएगा, तो फिर वो तो फार्मास्यूटिकल वो इक्विवेलेंट ही नहीं हाँ रहेंगी। वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट भी नहीं रहेंगी, बिल्कुल वो नहीं है, वो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट नहीं होंगी। फिर नेप्रोक्सिन और पायरोक्सिकैम को आप थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट नहीं कह सकते, ठीक है, वो थोड़ा ठीक सा है, वो जो है ना वो उसको आप डिलीट कर दें उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ओके और सर, कोई थैंक यू। और कोई क्वेश्चन इस पे अभी तक? नो सर। हमें इतना काफ़ी है, ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ रिवीजन थी। तो कल से फिर हम जो है वो स्टडी डिज़ाइन या देखेंगे कि बायोएक्विवेलेंस हम किस किस तरीके से कर सकते हैं और क्यों बायोएक्विवेलेंस करते हैं, किस तरह के ड्रग्स के लिए करते हैं बायोएक्विवेलेंस, किस तरह के ड्रग्स के लिए नहीं करनी। तो ये आने वाले लेक्चर्स में अब हम सारा कुछ यही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको कुछ किसी को इन्फॉर्मेशन है कि ये हमने 1 मई से पहले-पहले ही ख़त्म करना है या टाइम ज़्यादा है हमारे पास? किसी और टीचर ने बताया हो अगर? सर अभी तक तो 31 मई का ही पता है कि 31 मई तक नहीं, छुट्टियां हैं और यही 31 चलता मई तक है। छुट्टियाँ हैं ना, लेकिन क्योंकि हमारा सेमेस्टर जो कैलेंडर में था वो तो 1 मई तक था ना, तो पता नहीं। चलें बहरहाल मैं पूछ लूँगा, कोशिश करेंगे कि इसको इसी महीने में ख़त्म कर लें। अगर ज़्यादा लेक्चर्स लेने पड़ेंगे तो ज़्यादा भी ले लेंगे। ठीक। और दूसरा लेक्चर अगर हम आज रात के टाइम कर लें क्योंकि कल मैंने जाना है कहीं, कल शायद मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। सर ले लें। तो आज फिर 8 या 9 बजे रख लें रात को, तो ठीक है। तो 10 ओके सर। चलें वो ले फिर मैं लीजिए। सीआरजीआर से ठीक है। कॉन्टैक्ट करके तो आपसे कर लूँगा। ठीक है। तो चलें ठीक सर है ये इंशाल्लाह फिर। पीपीटी दे दीजिएगा, कल वाली भी, रात वाली भी और अब वाली भी। वो मैंने अपलोड कर लिया हुआ है, आपके सीटीएस पे चला गया वो। चलिए ठीक है सर। भी उसकी जो रिकॉर्डिंग का लिंक भी उसके ऊपर शेयर कर दिया हुआ है और उसकी जो है वो भी शेयर कर दी हुई है कॉन्टैक्ट्स। चलिए ठीक है। ओके।